हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट, और आज पार्ट 9 में हम क्या देखने वाले हैं, लेट्स सी। इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कार्नो इंजन के बारे में एंड रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो उसी के कंटिन्यू में हम आज देखने वाले हैं कार्नो प्रमेय के बारे में। ठीक है, सो लेट्स सी। कार्नो जो थ्योरम हमारी आई है, डिराइव होगी, वो हमने जो कार्नो इंजन देखा था उसी के कंटिन्यूशन में है। ठीक है, तो कार्नो जो प्रमेय है वो दो प्रमेय हम देखते हैं कार्नो प्रमेय में। तो फर्स्ट प्रमेय होती है, उसके अनुसार ये होता है कि दिए गए गर्म और ठंडे उष्माशय के क्रमशः दो तापों T1 एवं T2 के बीच कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका सिंपली सा मतलब ये है इस थ्योरम का कि कोई भी ऐसा इंजन, हमारे पास कोई ऐसा इंजन है जो कि दो टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा हो। पहला टेम्परेचर हो सकता है वो गर्म हो, दूसरा हो सकता है कि वो ठंडा टेम्परेचर हो। यानी कि दो वहां पे क्या होंगे, दो वहां पे उष्माशय होंगे, यानी गर्म का होगा या ठंडे का होगा। तो वो दो टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि दो टेम्परेचर वहां पे होंगे, एक T1 टेम्परेचर, एक T2 टेम्परेचर होगा। उन दोनों के बीच में कार्य कर रहा होगा एक इंजन। तो ऐसा कोई भी इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कार्नो इंजन की एफिशिएंसी से अधिक हो जाए। ठीक है, और हमें जानते हैं कि कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो 1 होती है, यानी कि 1 से ज्यादा एफिशिएंट कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई भी इंजन नहीं है पॉसिबल। तो दिस इज थ्योरम 1 आती है। सेकंड सेकंड जो इसका पार्ट होता है कार्नो प्रमेय का, वो होता है कि कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। यानी कि कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि कौन सा जो है सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये दो थ्योरम है, तो इस दोनों थ्योरम को हम प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पे कि क्या ये बात सच है कि नहीं है। ठीक है, तो जब भी हमें किसी चीज को थ्योरम को प्रूफ करना होता है, जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं, जब हम किसी थ्योरम को जनरली प्रूफ करते हैं तो हम उसका नेगेटिव लेके चलते हैं, यानी हम उसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि ऐसा हो रहा है। और बाद में अगर हमारा जो अजम्पशन लिया वो होता है वो रॉन्ग आ जाए, दैट मीन्स कि हमने जो अजम्पशन लिया था वो गलत था। तो इस तरह से हम उसको प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही प्रूफ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ऊष्मा इंजन होता है, जो कि एक रिवर्सिबल इंजन होता है, रिवर्सिबल जो इंजन होता है हमारा, वो बेसिकली दक्ष होता है। लेकिन हम उसका अपोजिट लेके चलेंगे कि यहाँ पे इरिवर्सिबल इंजन लेंगे और उसको हम बोलेंगे कि वो ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन इरिवर्सिबल इंजन ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो लॉ होगा, जो है लॉ हम पढ़ रखे हैं हमने थर्मोडायनेमिक्स का, बेसिकली सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पढ़ रखा है, उस वो क्या हो जाएगा, उसका उल्लंघन हो जाएगा। और जहां पर उस लॉ का उल्लंघन हो जाएगा तो हमारा अजम्पशन जो लिया गया था वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी आपको समझ में आ जाएगा अभी धीरे धीरे। अगर आपको आप समझ नहीं आया तो इट्स ओके। जो हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं, तो हम इस प्रमेय को कैसे सिद्ध करने वाले हैं, हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है कि हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल है, जैसे इरिवर्सिबल इंजन है हमारे पास, यानी कि एक अनुत्क्रमणीय इंजन हमने ले रखा है। और एक हमारे पास रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर ले रखा है, यानी उत्क्रमणीय प्रशीतक ले रखा है। ठीक है, तो एक अनुत्क्रमणीय इंजन हो गया, दैट इज आई, और एक उत्क्रमणीय प्रशीतक हो गया आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर T1 है, यहाँ हमारे पास टेम्परेचर T2 है। ठीक है, तो हमने क्या करा है यहाँ पे, सो दिस इज अ रिवर्सिबल इंजन। ओके, रिवर्सिबल जो इंजन होता है उसने कुछ हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब करी है। तो बेसिकली हम यहाँ से पढ़ते पहले। ठीक है, तो दिस इज अ इंजन। तो इंजन जो होता है वो कैसा इंजन है, अनुत्क्रमणीय इंजन है, इरिवर्सिबल इंजन है। इस इंजन ने Q1 हीट एब्जॉर्ब करी टेम्परेचर T1 से, क्योंकि हॉट वाला दिस मतलब दिस इज द सोर्स एंड दिस इज अ सिंक। ठीक है, यहाँ पे Q1 हीट जो है अब्सॉर्ब की गई है इंजन के द्वारा, और इसके द्वारा जो है W डैश वर्क किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी जो हीट बची, दैट इज Q1 माइनस डब्ल्यू डैश, वो हीट जो है सिंक को दी गई है। अब यहाँ पे रिवर्सिबल इंजन में इस पर अटैच किया गया है, तो इतनी ही हीट जितनी सिंक को दी गई थी उतनी ही उसने हीट Q माइनस डब्ल्यू जो है अब्सॉर्ब कर दी है। ठीक है, अब्सॉर्ब करने के बाद उसने W काम किया, और W काम करने के बाद जितनी हीट बची, दैट इज Q1 हीट, वो उसने सोर्स को वापस लौटा दी। तो इस तरह से जो है साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे रिजल्ट निकल कर क्या आता है, इन शॉर्ट अगर हम पढ़ें, तो यहाँ पे हम इसको हमने ये देखेंगे
हम ये हमें पता है कि रिवर्सिबल जो होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, राइट? हमें जानते हैं कि रिवर्सिबल जो होगा उत्क्रमण या वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। लेकिन हम यहाँ पे अपोजिट लेके चलेंगे, और हम अपोजिट क्या लेंगे? हम ये लेंगे कि जो इरिवर्सिबल वाला हमारे पास इंजन है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी रिवर्सिबल से, ठीक है? तो क्या लेंगे हम? जो अनुत्क्रमणीय जो अनुत्क्रमण इंजन है, उसकी दक्षता रिवर्सिबल प्रशीतक से दक्षता से ज्यादा है। तो ईटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज वर्क डन अपॉन Q1। Q1 क्या है? हीट गिवन टू दैट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसका रिलेशन देखें ईटा का डब्ल्यू से, तो ईटा और डब्ल्यू क्या होता है? दोनों क्या है? दोनों क्या है? मतलब एक दूसरे के रिवर्सिबल है, ठीक है? और ये Q1 है इरिवर्सिबल है, यानी एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं दैट मीन्स जो इरिवर्सिबल की वर्क डन है रिवर्सिबल द्वारा किया गया डब्ल्यू डैश वो ज्यादा है डब्ल्यू से, ठीक है? क्योंकि हम देख सकते हैं इक्वेशन से कि ईटा और डब्ल्यू जो है रिवर्सिबल है एक दूसरे के, यानी ईटा बढ़ेगा तो डब्ल्यू बढ़ेगा। अगर कोई ज्यादा एफिशिएंट होगा तो ज्यादा वर्क डन उसके द्वारा किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इरिवर्सिबल वाला जो इंजन है अगर वो ज्यादा एफिशिएंट है, दैट मीन्स कुछ इसके द्वारा किया गया कार्य ज्यादा है, ठीक है? यदि आर प्रशीतक के रूप में कार्य करता है, जो आर है यानी कि रिवर्सिबल जो है वो रेफ्रिजरेटर के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य ये हो जाएगा Q2 जो यहाँ पे है दैट इज Q माइनस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन Q माइनस डब्ल्यू, ठीक है? ये क्या हो गया? ये क्या है? बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम हीट में रिलेशन देखें तो हीट में व्युत्क्रमणीय रिलेशन दिखाई देता है। दैट मीन्स अगर हीट यहाँ पे ज्यादा दी गई है और इफिशिएंट कम है, तो इनके बीच में क्या है? इरिवर्सिबल रिलेशन है, व्युत्क्रमणीय का रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है? इस तरह से तो यहाँ पे जो यहाँ पे हीट आ जाएगी दैट मीन्स Q माइनस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन आ जाएगा Q माइनस डब्ल्यू से। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज द अपोजिट रिलेशन, राइट? तो ये अपोजिट निकल कर आ गया हमारे पास, क्योंकि इस इक्वेशन को देख के आप समझ सकते हैं इसको। Q माइनस डब्ल्यू जो हो जाएगा इज ग्रेटर देन आ जाएगा Q माइनस डब्ल्यू डैश से। तो यहाँ से हमने क्या समझा? हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि युक्तिपूर्ण संयोजित आई आर निकाय ठंडे उष्ण भंडार से, आई आर क्या है? इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल जो हमारे पास सिस्टम है दोनों जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हम ये समझ सकते हैं इस इक्वेशन से कि ठंडे उष्ण भंडार से Q माइनस डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू। इतनी ऊष्मा जो है निकालता है एवं एक चक्र में उतने ही कार्य उसे सौंप देता है, ठीक है? मतलब कि हमारे पास जो अल्टीमेट रिजल्ट आया है दैट इज डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू से हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो निकाय है जो हमारा सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। वो इस तरह से काम कर रहा है कि उसने ठंडा मतलब ठंडा ऊष्मा भंडार मतलब सिंक, सिंक से उतने इतनी ऊष्मा निकाली, जिस ऊष्मा उसने निकाली इतनी ऊष्मा, और एक चक्र में उतना उतना ही कार्य कर दिया है, ठीक है? यानी जितनी ऊष्मा उसने निकाली थी उतना ही वर्क डन उसके द्वारा किया गया है। इससे हमें यह रिजल्ट निकल कर आ रहा है। लेकिन क्या ये रिजल्ट सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जो कि कैल्विन प्लैंक का कथन होता है, उस लॉ के ये बिल्कुल विपरीत हो जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है, ऐसे कोई भी डिवाइस पॉसिबल नहीं है कि जिसमें जितनी हीट उसको दी जाए उतना ही वर्क डन उसके द्वारा किया जाए। लेकिन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जितना हीट उसने अब्सॉर्ब किया उतना ही वर्क डन किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अजम्पशन लिया गया था वो रॉन्ग है। कि हमने क्या अजम्पशन लिया था कि जो अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता है वो उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से क्या है? अधिक है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि समान तापों के मध्य कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ से हमारी फर्स्ट कार्नो थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाती है। सो सेकेंड जो थ्योरम थी हमारी, दैट मीन्स हम यहाँ से इसको यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2 इज क्या होता है? T1 अपॉन T2, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक व्यापक संबंध होता है जो निकाय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो हम यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ईटा होता है वहां पे हमें कहीं भी निकाय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, दक्षता जो होती है वो निकाय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये हम इसके फॉर्मूले से क्लियरली दे सकते हैं।
इस तरह से हमने जो कार्नो प्रमेय है उसको प्रूव कर लिया है। तो कार्नो प्रमेय आपको याद होनी चाहिए। कार्नो प्रमेय क्या कहती है? सिंपली कार्नो प्रमेय ये कहती है कि कोई भी ऐसा इंजन जो कि दो ताप के मध्य, दैट इज T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर के मध्य कार्य कर रहा होता है, उस इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। और सेकंड ये होता है कि कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? उससे पहले आवश्यक शर्त ये है कि आपको कार्नो इंजन पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आपने कार्नो इंजन पढ़ा होगा, तभी आपको कार्नो प्रमेय समझ में आएगी। और सेकेंडली आपको ऊष्मागति का दूसरा नियम पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? तो इस तरह से हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं किसके बारे में? सारांश के बारे में। ठीक है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा है हम इसमें देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।